फ्रेंड्स, चलिए अब हम आज फिर से मानव में पाचन के आगे के हिस्से को देखते हैं। अभी हमने अमाशय में पाचन अगली वीडियो में पढ़ा था। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे कि भोजन जब अमाशय से आगे बढ़ता है तो छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि भोजन जब मुंह में जाता है तो दांतों से चबाने के बाद लार ग्रंथियों द्वारा मिलने के बाद ये भोजन कहाँ आता है, इस ग्रास नली में। यहाँ कोई पाचन नहीं होता है और भोजन कहाँ आ जाता है, अमाशय में। अमाशय में पाचन हम लोगों ने देखा, वहाँ से प्रोटीन का पाचन हुआ है और जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बच गए हैं वो सब कहाँ आएंगे, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आएंगे और छोटी आंत के बाद कहाँ चले जाएंगे, इस बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब भोजन पूरी तरह पचकर यहाँ छोटी आंत में पूरी तरह पच जाएगा तो बड़ी आंत में जाने के बाद इसका अवशोषण जल वगैरह का होगा और लास्ट में ये मलाशय और गुदा द्वार से अपशिष्ट को बाहर निकाला जाएगा। तो चलिए एक एक कर देखते हैं कैसे भोजन पचता है। तो लगभग जो हमारी छोटी आंत है ये बहुत ही लंबी और कुंडलित है। लगभग ये 7.5 मीटर लंबी कुंडलित नली है और यह यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। तो इसमें ये भोजन जो है ये छोटी आंत में आपको दिख रहा है। तो छोटी आंत में देखिए ये भोजन यहाँ से आ रहा है अमाशय से और इस डुओडिनम यानी पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन से होता हुआ भोजन जो है देखिए छोटी आंत में जा रहा है। छोटी आंत के कई एक हिस्से हैं, है ना, जेनम, कुलॉन। तो ये यहाँ से भोजन होता हुआ ये देखिए यहाँ से जा रहा है, जेजुनम और इलियम इसमें आएगा और इनसे होता हुआ फिर ये चला जाएगा बड़ी आंत यानी कोलॉन में। तो इस तरीके से ये भोजन जो है छोटी आंत में आपको दिख रहा है कैसे आ रहा है। अब जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो जो हमारा लीवर है यानी जो यकृत है उसमें आपको इस तरह की छोटी सी हरे रंग की संरचना होती है जिसे हम गॉल ब्लाडर या पित्त की थैली कहते हैं। पित्त की थैली से एक बाइल, कॉमन बाइल डक्ट जो है वो देखिए छोटी आंत में खुल रही है। तो यहाँ खुलती है, यहाँ आएगी तो इससे बाइल जूस जो है, पित्त रस जो है वो इसमें मिल जाएगा। किसमें, भोजन में। क्यों, इससे क्या फायदा है, तो जो पित्त रस है ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। अभी तक हमारा अमाशय में माध्यम था अम्लीय, तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन हुआ, पर कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन के लिए माध्यम का क्षारीय होना जरूरी है। तो भोजन जो है अब नीचे आ चुका है छोटी आंत में। तो यहाँ पर बाइल जूस जो है वो आपको बाइल सॉल्ट्स, पित्त लवण निकालते हैं और ये जो वसा है, वसा के जो कण हैं इनका ये बड़े बड़े जो कण हैं इनको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है वसा का और इसी क्रिया को हम इमल्सीफाई यानी इमल्सीफिकेशन कहते हैं। अब ये जो पैनक्रियास है यहाँ ये देखिए ये अग्न्याशय, तो अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस भी जो है वो आपको कहाँ आता है, इसमें। अग्न्याशयिक रस भी जो है इसी में आ रहा है, आपको छोटी आंत में मिल रहा है। तो गॉल ब्लाडर से आपको पित्तरस और अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस दोनों ही आकर कहाँ खुल रहे हैं, छोटी आंत में। तो ये दोनों जब जाएंगे तो आपको बाइल जूस जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो प्रोटीन और वसा दोनों को पचाने में मदद करेगा। तो प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण इसका पाचन हो जाएगा और वसा के लिए लाइपेज एंजाइम निकलेगा और कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन आगे जो है इसमें होगा। तो जितने जो जटिल फूड हैं जो खाना में हमने खाया है, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, हरे फल, साग सब्जियां जो कुछ भी लिया है हमने, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड हैं। इनको ये पाचन के बाद किस में बदल देंगे, सिंपल यानी सरल भोजन में। और तब ये भोजन जो है पूरी तरह पचने के बाद तभी इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये अवशोषण करने के लिए आपको जो है यहाँ पर जो छोटी आंत की जो दीवारें हैं ये आपको इसमें इस तरह लंबे लंबे रसांकुर होते हैं इंटरनल लेयर में, है ना, जो छोटी आंत का आंतरिक हिस्सा है। तो ये इसको हम लोग उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं जिनको हम रसांकुर बोलते हैं यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यही अवशोषण में मदद करते हैं। और जो भोजन पच गया तो पचने के बाद अवशोषण कैसे होगा, तो जब तक जो हमने खाया है
कार्बोहाइड्रेट वो जब तक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में नहीं बदलेगा तब तक उसको रक्त अवशोषित नहीं कर सकता है। इसी तरीके से प्रोटीन जब तक एमिनो एसिड में फाइनली नहीं बदल जाएगा तब तक शरीर का रक्त जो है उसको अवशोषित नहीं कर सकता। इसी तरीके से वसा जो है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जब तक नहीं बदलेगा तब तक उसका भी अवशोषण नहीं हो सकता है। तो जब ये पचने के बाद इन सरल रूपों में बदल जाते हैं तो इसमें जो रक्त की वाहिनियां आपको दिख रही हैं, इनमें ये अवशोषण रसांकुर जब करता है तो इनको ये भोजन का ऊर्जा मिल जाता है। और ये रक्त जब शरीर में घूमते हैं तो उसी ऊर्जा के द्वारा हम कार्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं रक्त जो है वो डाइजेस्टेड फूड्स को ले लिया और कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। तो इस तरीके से अवशोषण द्वारा कोशिकाओं तक ऊर्जा मिलती है। अब बात आती है बड़ी आंत की। छोटी आंत में खाना पूरी तरह पच गया, उसका अवशोषण भी हो गया। अब ये जो बड़ी आंत जो है, ये बड़ी आंत जो है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और ये जल और लवणों का अवशोषण करती है और अपचित पदार्थ को मलाशय में भेजती है। तो ये सिर्फ 1-1.5 मीटर ही लंबी है ना। और ये छोटी आंत से चौड़ी होती है और सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत पतली थी पर बड़ी आंत जो है वो बहुत ही मोटी है। तो इसमें खाना जो है जब बड़ी आंत में आता है तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ गुदा द्वार तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, बड़ी आंत में जल का जो पानी का जो कुछ हिस्सा जो बच गया और जो मिनरल हैं, खनिज लवण है, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो अवशोषण कर लिया जाएगा बड़ी आंत में। आपको जल का, खनिज लवणों का अवशोषण आपको बड़ी आंत में हो जाएगा और छोटी आंत में आपको सारे भोजन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सिंपल रूप में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो एसिड और वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल गए हैं, वो सभी पहुंच जाएंगे। तब ये रक्त के द्वारा कोशिका में, शरीर की कोशिकाओं तक भेज दिए जाएंगे और वहां से ये ऊर्जा सारे शरीर को संपादित की जाती है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि पाचन पूरी तरह कैसे कंप्लीट होता है हमारे शरीर में और कैसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये ऊर्जा मिलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बच गए, जो भोजन अब नहीं पचना है, बिल्कुल अपशिष्ट है, वेस्ट है, वो अब धीरे धीरे कहाँ आ जाएगा, एनस यानी गुदा में। और यहाँ से आपको स्फिंक्टर मसल की सहायता से ये बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एनस से, गुदा द्वार से ये मल जो है उसका हम परित्याग कर देते हैं। तो इस तरीके से भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।